नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलनी लगभग तय है, जहां लगातार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सतीश महाना का नाम सामने आ रहा है और अब ये बड़ी जानकारी कि उनका नाम लगभग तय हो चुका है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार 2.0 में सतीश महाना को मिलने जा रही है। उनका विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। ये बड़ी जिम्मेदारी, नई जिम्मेदारी सतीश महाना को दी जा रही है, जहां उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात पहले थी, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अब उनका ये बनना लगभग तय है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल चूंकि नोटिफिकेशन जारी हुआ है विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि 28/5 दोपहर 2 बजे तक नामांकन हो सकता है। नामांकन तो कोई भी कर सकता है और फिर 29 तारीख को जो है वो 3 बजे के बाद अगर चुनाव की नौबत आती तो फिर चुनाव होगा। लेकिन ये लगभग तय है कि सतीश महाना जो सीनियर हम चाहे विधायक है और लंबे समय से जीतते चले आ रहे हैं, उनका स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तकरीबन 3 दशकों की बात करें, लगभग 1991 से बात करें, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यूपी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के लिए कोई चुनाव हुआ हो। हमेशा यही हुआ कि जो बहुमत में रहा उस पार्टी का जो भी नाम आया सर्वसम्मति से, यानी जो विपक्षी दल है उसका भी पूरा समर्थन मिलता है। तो इस बार भी आप देखिए, बीजेपी के अकेले 255 विधायक हैं, सहयोगियों के साथ उनकी संख्या 273 है और अगर चुनाव की नौबत आती है तो विपक्ष के पास कुल आंकड़े 125 का है। ऐसे में यही माना जा रहा है और खासतौर से जब विधानसभा अध्यक्ष जैसा पद हो तो फिर उसमें कहीं न कहीं सभी दल सहयोग भी करते हैं और समर्थन भी देते हैं। तो इसी आधार पर चूंकि बीजेपी की तरफ से आप ये मानिए कि सतीश महाना का ही नाम सबसे आगे है और अगर चुनाव की भी नौबत आएगी तो बीजेपी के पास बहुमत है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि 29 तारीख को निर्विरोध जो है वो सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष चुन लिए जाएं। जी अनुभव, क्या इसके पीछे कोई कारण है? आखिर क्यों सतीश महाना को ही इस पद के लिए चुना जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, बिल्कुल सतीश महाना का लंबा हम कहें तो राजनीतिक अनुभव है। अभी इसी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी वो मंत्री रहे और लगभग 8वीं बार वो जीतकर मंत्री बने हैं। और जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया, एक भी चुनाव वो हारे नहीं है जी। तो ये सारी चीजें हैं और जो संसदीय हम कहें परंपराओं की जानकारी है वो भी उन्हें बखूबी है। लंबे समय से सदन में रहे हैं, सदन के सदस्य रहे हैं, तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जहां सतीश महाना का विधानसभा अध्यक्ष बनना अब लगभग तय है। जो उनका लंबा अनुभव राजनीति का रहा है, माना जा रहा है कि इसीलिए सतीश महाना को भाजपा इस पद के लिए चुन रही है। 29 मार्च को होगा यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव। यूपी विधानसभा का अध्यक्ष 29 मार्च को चुना जाएगा। 29 मार्च को दोपहर 3 बजे ये चुनाव होगा। विधानसभा सदस्य 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन कर सकते हैं। विधानसभा कार्यालय में ये तमाम नामांकन पत्र जमा होंगे। नए सत्र में नए विधानसभा अध्यक्ष के नामांकन को लेकर प्रक्रिया ये शुरू हुई है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो 29 मार्च को यूपी विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है और यूपी विधानसभा अध्यक्ष का 29 मार्च को जो प्रोसेस होगा, जो चुना जाएगा, वो दोपहर 3 बजे तक ये चुनाव होगा। विधानसभा सदस्य 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक अपना नामांकन कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारे सहयोगी अनुभव ने भी बताया कि भाजपा के पास बहुमत है और ऐसे में भाजपा की ओर से जो आगे नाम बढ़ाया गया है, जो नामांकन जिस प्रत्याशी ने किया है, यानी सतीश महाना को ही माना जा रहा है कि लगभग वही अब विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देर शाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से उनके आवास पर मुलाकात की। पुष्कर धामी
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और इसीलिए उनका हालचाल जानने के लिए वे पहुंचे थे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान हो। क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। पुष्कर धामी जी जो हैं बहुत शिष्टाचार का पालन करने वाले व्यक्ति हैं और एक अच्छी परंपरा है कि आप जो है राजनीतिक सौहार्द इससे बनता है। एक वातावरण में मैसेज जाता है लोगों को कि नहीं, जो हमारे नेतागण हैं वो केवल राजनीति नहीं करते हैं बल्कि मिल बैठ करके राज्य के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए सोचती भी है। तो वो आए, बहुत अच्छा लगा। बढ़ेंगे आगे। केंद्र की मोदी सरकार ने फ्री अन्न योजना को अगले 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है। ये योजना 31 मार्च को खत्म हो रही थी। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये योजना लॉकडाउन के दौरान लाई गई थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 6 महीने के लिए अब और बढ़ाने का फैसला लिया है। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मार्च 2020 में ऐलान किया गया था। गरीब कल्याण अन्न योजना का मकसद कोरोना महामारी के दौरान लोगों को हुई परेशानी को दूर करना था। शुरुआत में इस योजना को अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया और इसके बाद अब इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया और फिर से इसे अब 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 6 महीने के लिए और इस योजना को अब बढ़ाया है केंद्र सरकार का ये फैसला, जहां कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों के लिए एक राहत भरी ये खबर है। 6 महीने तक और फ्री राशन अब लोगों को मिलेगा। तकरीबन 80 करोड़ लोग हैं जहां तक इस योजना का फायदा पहुंच रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के साथ ही अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद 3 महीने के लिए और बढ़ा दी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब यूपी की 15 करोड़ जनता को इस साल जून महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलेगा। इस योजना के तहत गरीबों को अनाज के साथ ही दाल, नमक, चीनी और तेल भी मुफ्त में दिया जाएगा। इस योजना को विस्तार देने से यूपी के खजाने पर 3,270 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यह योजना जो कि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले पर प्रदेश में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। हम आगे बढ़ें। बहुत बड़ी बात यह है कि ये सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिससे 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। उधर आगरा दक्षिण से तीसरी बार विधायक चुने गए योगेंद्र उपाध्याय भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार जनता के भले के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना को पहली ही बार में कैबिनेट बैठक में 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए जो आगरा से ताल्लुक रखते हैं, 3 बार के जो एमएलए हैं, योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। सर, एक तो बड़ा फैसला हुआ है कि कहते हैं कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का, इसको लेकर आपकी जो योजना थी राशन की, वो आज कैबिनेट में उस पर बड़ा फैसला लिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। देखिए, जिस वैचारिक अधिष्ठान के ऊपर हम काम करते हैं, जिसके प्रणेता माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उन्होंने ही हम लोगों को ये दिया है कि अंत्योदय
अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के पहले पीड़ा को दूर करना। लॉकडाउन में जो पीड़ा को भोगा है उस वर्ग ने, हमारे संवेदनशील नेतृत्व ने, चाहे मोदी जी का हो या योगी जी का, उन लोगों ने उस घर को भूखा न सोए कोई ऐसी व्यवस्था की कि मुफ्त राशन खाद्यान्न की योजना दी और उनको मिला। अभी वो संकट काल ऐसा महसूस किया गया हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा कि वो अभी परिस्थितियां बरकरार हैं, इसलिए पहला निर्णय और प्रशंसनीय निर्णय उन्होंने लिया है मंत्रिमंडल का कि उस योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, जनता को राहत देने के लिए और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। किस तरह से सर रहने वाला है स्वरूप? ये पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है, जातिगत क्षेत्रीय संतुलन रखा गया है, ऐसे लोगों को तरजीह दी गई है जो कहा जाए अनुभवी लोग हैं, एक यंग टीम भी खड़ी की गई है। तो योगी 1.0 से 2.0 किस तरह से अलग रहने वाला है ये पूरा मंत्रिमंडल, किस तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब भी कोई निर्णय लेता है तो योग्यता के आधार पर और समीकरणों के आधार पर लेता है। योग्यता भी देखी जाती है और योग्यता पहले देखी जाती है, उसके बाद समीकरण देखे जाते हैं, क्योंकि मात्र समीकरणों के आधार पर हम राजनीति नहीं करते। तो योग्य प्रशासक, योग्य विजनरी व्यक्तियों को अवसर मिलेगा तो उपलब्धियां हासिल होंगी। जो तेवर माननीय मोदी जी और योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक राजनीति को नए कलेवर दिया, नए तेवर दिया, उसको रफ्तार दिलाने के लिए नई युवा टीम को तैयार किया गया और अनुभव भी साथ में है। कैबिनेट बैठक में गरीबों को मुफ्त राशन की अवधि 3 महीने तक और बढ़ाए जाने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की योगी सरकार ने चिंता की और यही वजह है कि जनता ने एक बार फिर से भाजपा सरकार को ही मौका दिया। निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया आज महाराज जी ने। उसे 3 महीने तो कोविड काल में महीने में 2 बार राशन दिया, वो नहीं दिखाई देता है आपको। पिछली सरकारों ने जिन्होंने राशन छीन लिया था, भ्रष्टाचार के शिकार हुए थे, आज के दिन में उस योजना से जनता खुश है और उस योजना से जनता की गरीब है उसे मुफ्त में राशन मिल रहा। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम पर लग गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आज अखिलेश यादव को सपा विधायकों की बैठक में विधानमंडल दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। अखिलेश यादव पहली बार विधायक का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में यूपी की जनता के मुद्दे उठाएंगे। विधायक दल के नेता का प्रस्ताव अवधेश प्रसाद ने रखा, जिसका अनुमोदन आजमगढ़ से सपा विधायक आलम बदी ने किया। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आएंगे। एक तरफ अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल ली, तो दूसरी तरफ एक बार फिर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच आपसी मनमुटाव की खबरें सामने आ गई। दरअसल आज हुई सपा विधायक दल की बैठक का न्योता न मिलने से शिवपाल यादव नाराज दिखाई पड़े। शिवपाल यादव विधायक दल की बैठक में बुलाए जाने की उम्मीद लगा रहे थे। 2 दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुए थे, लेकिन पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव को विधायक दल की बैठक में बुलाया नहीं गया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन शिवपाल ने जसवंत नगर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसके बावजूद बैठक में नहीं बुलाए जाने से शिवपाल नाराज हो गए। वहीं सपा विधायक दल की बैठक में शिवपाल को नहीं बुलाए जाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अब सफाई आई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि आज की बैठक में सिर्फ सपा के विधायकों को ही बुलावा दिया गया था और चूंकि शिवपाल यादव दूसरे दल के अध्यक्ष हैं, ऐसे में उन्हें सहयोगी दलों के साथ होने वाली 28 मार्च की बैठक में बुलावा भेजा जाएगा। अभी समाजवादी पार्टी का विधायक,
और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था। और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ। आज समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं, उनको बुलाया गया था और 28 तारीख को जो हमारे सहयोगी दल हैं, भले ही वो साइकिल सिंबल से लड़े हों या हमारे छड़ी से लड़े हों या लिफाफा से लड़े हों या किसी और चुनाव चिन्ह से लड़े हों, उन सभी सहयोगी दलों की 28 तारीख को बैठक बुलाई गई है और उसमें वो सभी लोग आए। आज राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखनऊ में अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बार रालोद के 8 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जयंत चौधरी ने लखनऊ में पार्टी के सभी विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि रालोद के 8 विधायक 80 के बराबर हैं। आज हुई रालोद विधायकों की बैठक में सभी विधायकों ने एक मत से प्रस्ताव पारित किया कि विधानमंडल दल का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली आरएलडी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि कुछ कमियां तो रही हैं, नहीं तो वे सत्ता में होते। हालांकि अब वे विपक्ष में बैठेंगे और जो उनकी जिम्मेदारी होगी उसे वे निभाएंगे। अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे। लगातार वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियां तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते। लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुँच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए, तो उन पे फोकस रहे। आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। और ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चुनाव में जीत हासिल कर सरकार नहीं बना पाने का दर्द न सिर्फ समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी को है और जयंत हार पर मंथन की बात भी कह रहे हैं, बल्कि उनसे पहले सपा के साथ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी हार पर मंथन की बात कह चुके हैं। कि हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं न कहीं हमारी कोई कमी रह गई है, जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी रह गई, हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा महान दल कैडर का, महान दल के समर्थकों को इस्तेमाल कम हुआ।
उस वोट पे फोकस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं था कि ये वोट भी उन्हें मिल सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान डबल का कर सकता है, और ये इस्तेमाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे कौन सा कारण है? केवल ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हम तो जीत रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं मेहनत करने की। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी मुझसे मिलते थे, जो संपर्क में थे, सब में ओवर कॉन्फिडेंस था। और चलिए अब विपक्षी खेमे के बाद बात कर लेते हैं सत्ता पक्ष की। योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त फैसलों की वजह से जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर एक्शन की वजह से जानी जाती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे जवाब के लिए भी जानी जाती है। शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर योगी सरकार के अधिकारियों को सख्त संदेश पहुंच चुका है। साफ शब्दों में कहा गया है कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा, जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से कहा था कि सभी को सेवा भाव से काम करना है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में जो सौगंध ली थी उसकी झलक मंत्री परिषद की पहली बैठक से ही दिखाई देने लगी। सीएम योगी की छवि एक सख्त लीडर के तौर पर है और उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने का सीधा निर्देश दिया। शासन स्तर के हाई लेवल अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अगले 100 दिन, 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना को तैयार किया जाए। ये कार्य योजना मंत्री परिषद के सामने पेश करनी होगी। विभागों के हिसाब से टाइम टेबल भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योजना भवन में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ में एक अहम बैठक की, जिस बैठक में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे और यहां पर मुख्यमंत्री ने उनसे बात की। सरकार का पहला फोकस संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर है। सीएम योगी को भी अपना संकल्प पत्र अच्छे से याद है। इसी वजह से उन्होंने पहली बैठक से ही संकल्प पत्र की याद दिलानी शुरू कर दी है। सीएम योगी का लक्ष्य ये भी है कि यूपी को अर्थव्यवस्था के मामले में पहले पायदान पर पहुंचाया जाए और ये तभी सफल होगा जब यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन बनाने का सपना पूरा होगा। एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। योगी यूपी को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो पीएम के निर्देश, नेतृत्व और उनकी नीतियों पर ही चलने की कोशिश में हैं, क्योंकि सवाल जनता की सेवा के साथ साथ 2024 के लक्ष्य को भी साधने का है। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस पहुंचे, साथ ही ऑफिस में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को सुविधा मिले। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि फैसला लेने में देरी न की जाए, मतलब जनता को बार बार चक्कर कटवाने से बचा जाए। सीएम योगी ने ई ऑफिस को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। सीएम ने महिला पुलिसकर्मियों को भी फील्ड वर्क से जोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा विभागों में जो पद खाली हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तेजी से काम करने को भी कहा गया है। इसमें अगले 5 साल में जो लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है, पारदर्शिता के साथ, समयशीलता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और जो